नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे कंटेंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 12th क्लास हिंदी अनिवार्य मॉडल पेपर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं और जो राजनीति विज्ञान और भूगोल और हिंदी साहित्य इन इंग्लिश के जो मॉडल पेपर हैं एक-एक इनको भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर उन वीडियो को नहीं देखा तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप अगर इतिहास और पॉलिटिकल में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे OR जाट ऐप पर नाम मात्र के शुल्क में आपको संपूर्ण कोर्स है वो अवेलेबल है। वहाँ पर उस ऐप को इंस्टॉल करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को और जानते हैं संपूर्ण मॉडल पेपर। तो यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया हमारा, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिसमें पहला सवाल है, छोटा मेरा खेत कविता में किसान कर्म को किस क्रम के रूप में माना है? कर्म, कवि कर्म, मानव कर्म, धर्म कर्म और जीवन कर्म। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा कवि कर्म। दूसरा सवाल है, जीविका विहीन लोग एक दूसरे से क्या कहते हैं? कहाँ जाए, क्या करें? एक दूसरे की सहायता करेंगे, हम जीविका कमाएंगे और हम कर्महीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा कि जीविका विहीन लोग जो एक दूसरे से वो कहते हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ पंक्ति का आशय है। मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, मैं लोगों से प्रेम के संबंध रखता हूँ, लोगों से प्रेम के संबंध रखता हूँ, मैं लोगों में प्रेम का संचार करता हूँ और मैं लोगों को जागृत करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ब, यानी मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, इसका भावार्थ यानी आ से हो जाएगा मैं लोगों से प्रेम के संबंध रखता हूँ। अगला सवाल है, शिरीष के फूल कैसे बने रहने को मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है? कर्तव्य विमुख, मुमुक्षु, कर्तव्यशील और कर्तव्य विहीन। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो जाएगा, यानी शिरीष के फूल है जो किस प्रकार से बने रहने पर जो मानवीय मूल्य रूप में स्थापित होता है तो वो है कर्तव्यशील। अगला सवाल है, लक्ष्मी की विधवा बेटी से हुए दुर्व्यवहार का पंचायत ने मूल कारण किसे माना है? कलयुग को, तीतरबाज को, विधवा लड़की को और समाज को। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी की विधवा बेटी है जो उससे दुर्व्यवहार हुआ है वो पंचायत ने उसका मूल कारण है वो माना है कलयुग को। अगला सवाल है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी पंक्ति का आशय है। निस्बद्धता दबाने की चेष्टा कर रही थी, आकाश में तारे चमक रहे थे और श ऑप्शन है जिसमें पृथ्वी पर प्रकाश नहीं है और द आकाश से कोई तारा टूट रहा है। तो अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही है, इसका पंक्ति का जो आशय है वो हो जाएगा हमारा ए, यानी निस्बद्धता दबाने की चेष्टा कर रही थी। अगला सवाल है, सरकारी कार्यालयों में कौन सी सरकारी कार्यालयों में जो कौन सी भाषा है वो राजकाज की भाषा कहलाती है? राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा और राजभाषा। यहाँ पर हमारा करेक्ट है जो आंसर हो जाएगा, यानी सरकारी जो कार्यालय होते हैं उसमें जो भाषा जो राजकाज की भाषा कहलाती है वो है यानी राजभाषा जो सरकारी काजों में उपयोग ली जाती है। अगला है, किस वाक्य में पर्वत शब्द अभिधेयार्थ प्रकट कर रहा है? पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है, पर्वत जाग रहे हैं, खोदा पहाड़ निकली चुईया या देहरिया पर्वत बही आंगन भयो विदेश। तो इसका जो आंसर है हमारा हो जाएगा पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है। किस शब्द का अर्थ हो जाएगा जो, यानी जो पर्वत शब्द अभिधेयार्थ का अर्थ है जो प्रकट कर रहा है वो है पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है। अगला सवाल है, सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा जनसंचार का कौन सा माध्यम है? रेडियो, FM, दूरदर्शन, इंटरनेट। तो यहाँ जो सबसे नया और लेकिन तेजी से जो लोकप्रिय हो रहा है वो है
इंटरनेट। अगला है जनसंचार के कौन से माध्यम में तत्काल सुधार नहीं किया जाता है, यानी जो जनसंचार के माध्यम से कौन सा माध्यम है जिसमें तत्काल सुधार नहीं किया जा सकता, मुद्रित पत्र, ई पत्र, टीवी, इंटरनेट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रित पत्र, जिसमें तत्काल जो सुधार है जो नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो की बसाउट को आज के वास्तुकार किस प्लान को कहते हैं? आड़ा सीधा नियोजन, ग्रिड प्लान, सीधा प्लान, तिरछा प्लान। तो यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो बसाउट का जो आज का वास्तुकार है वो है ग्रिड प्लान, जो इसको कहते हैं। अगला सवाल है आप भी हद करते हैं सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, यह झिड़की किसने सुनाई? बड़े बेटे ने, लड़की ने, पत्नी ने, मेहमानों ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यानी बड़े बेटे ने कहा कि आप भी हद करते हैं सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे। ये जो झिड़की है वो बड़े बेटे ने सुनाई है। अगला दूसरा सवाल है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला रिक्त स्थान है हमारा कि जिससे वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न विशिष्ट चमत्कारी अर्थ का बोध होता है, उसे रिक्त स्थान दिया है शब्द शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति आएगी? तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति आएगी? व्यंजना शब्द शक्ति। दूसरा रिक्त स्थान है कि जो भाषा परिष्कृत व्याकरण सम्मत सर्वजन स्वीकार्य का आदर्श रूप से प्रचलित एवं शासन स्तर पर व्यवहृत होती है, उसे यहाँ पर रिक्त स्थान दिया। और क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कहेंगे हम परिनिष्ठित भाषा। क्या कहेंगे? परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा। अगला है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बे बड़े अंधेरे होय। इस काव्य पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। अगला है जहाँ सौंदर्यता का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन कर जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? इस रिक्त स्थान के अंदर भरा जाएगा, जो है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अगला रिक्त स्थान है हमारा मान लेना सम्मिलित होना का अंग्रेजी शब्द है, तो यहाँ पर होगा असेड, यानी जो मान लेना या सम्मिलित होना का जो हो जाएगा असिडेक, यानी ACCEDE। अगला सवाल है कि पार्टिलिटी शब्द का जो पार्टिलिटी शब्द है उसका हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर पक्षपात। अगला 3 नंबर सवाल है जो है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इस पद्यांश को जो ये गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश को पढ़ करके हमें आंसर देना है। जैसे यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया है कि भारतीय साहित्य की एकता का विस्तृत आशय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय साहित्य की एकता का आशय यहाँ भी विभिन्न भाषाओं के साहित्य की एकता एवं उनमें प्रचलित समान प्रवृत्तियों से हैं। दूसरा सवाल है शास्त्र शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छांटकर लिखिए। तो शास्त्र शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो होगा कि साहित्य। शास्त्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा साहित्य। अगला सवाल है मराठी साहित्य की क्या प्रासंगिकता है? तो मराठी साहित्य में जो नाटक और वैयक्तिक निबंध की जो है अधिक ही प्रासंगिकता है। और अगला सवाल है कि भारतीय साहित्य की क्या विशेषता है? तो विभिन्न के भीतर एक मूलभूत एकता का होना ही भारतीय जो साहित्य है उसकी विशेषता है। और अगला सवाल है गद्यांश में किसकी चर्चा की गई? तो गद्यांश में भारतीय साहित्य की एकता की है जो चर्चा की गई है, और इस गद्यांश का जो शीर्षक देना है तो हो जाएगा भारतीय साहित्य की एकता। अगला चौथा सवाल है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये कविता है वो दे रखी है और इसके हमें प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया है कि तुच्छ पत्थर ही शोक्रम
में तत्परता से कवि का क्या आशय है? तो आंसर हो जाएगा तुच्छ पत्ता भी धरती पर सदा छाया करता रहता है। वह स्वयं धूप गर्मी सहकर भी अपने कर्तव्य पालन पर में तत्पर रहता है। दूसरा है, सूर्य सदैव कौन से क्रम में सक्रिय रहता है? तो सूर्य सदैव प्रातःकाल उदय होकर संसार में प्रकाश एवं ऊष्मा फैलाकर सबके जीवन की रक्षा करता है। अगला सवाल है, सब हैं लगे कर्म में, इससे कवि ने क्या संदेश दिया है? तो यहाँ पर इससे जो कवि ने संदेश दिया है कि प्रकृति हमेशा अपने कर्तव्य पालन में तत्पर रहती है और उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्तव्य पालन में सदैव तत्पर रहना चाहिए। और अगला है कि सबके निश्चित व्रत हैं, किसके लिए कवि ने किनके दृष्टांत दिए हैं? तो इसके लिए जो कवि ने दृष्टांत दिए हैं कि इस संसार में सबके कर्म निश्चित हैं, समुद्र, वायु, बादल, सूर्य तथा चंद्रमा के साथ ही तुच्छ पत्ते का दृष्टांत देकर कवि ने कर्म तत्परता की सुंदर व्यंजना की है। अगला सवाल है कि प्रस्तुत पद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो हमें देना है। और इससे पहला सवाल है कि सबसे निश्चित व्रत हैं, इसका मतलब क्या है? तो मतलब हो जाएगा कि इसका मतलब ये प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु का अपना कर्म निश्चित है और वो कर्तव्य पालन में हमेशा तत्पर रहता है। और शीर्षक है जो हो जाएगा हमारा शुभ कर्म का महत्व है। फिर है खंड ब, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर है जो 40 शब्दों में देने हैं। जिसमें पहला सवाल है, यहाँ पर पांचवा सवाल है कि पत्रकार का जो क्या दायित्व है और ये कितने तरह के होते हैं? मोस्ट सवाल है, पत्रकार का दायित्व है कि पाठकों अथवा दर्शकों तक सूचना पहुंचाना, उन्हें जागरूक और शिक्षित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना। भूमिका के अनुसार ये पत्रकार है जो 3 तरह के होते हैं। पहला तो होता है पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा होता है अंशकालिक पत्रकार और तीसरा होता है फ्रीलांसर पत्रकार। अगला हमारा सवाल है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है ये कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना। तो इस कविता में कवि ने करुणा और सहानुभूति जगाने के उद्देश्य से प्रसारित मीडिया के कार्यक्रमों में निहित क्रूरता और तथा शोषण को जो व्यक्त किया है। मीडिया माध्यम की ऐसी व्यावसायिकता एवं संवेदनहीनता पर आक्षेप किया गया है कि वे निजी स्वार्थों के कारण बेबस एवं सामाजिक लोगों को प्रताड़ित कर स्वार्थों को सिद्ध करते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर, ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो लेखक बताता है कि जिसमें लोग आवश्यकता से अधिक सब कुछ खरीदने का दंभ करते हैं, अपनी परचेसिंग पावर से बाजार को पैसे की जो विनाशक शक्ति देते हैं, ऐसे बाजार में छल कपट लूट खसोट और मनमाना व्यवहार है जो बढ़ता है। लेखक ने ऐसे बाजार को मानवता के लिए विडंबना बताया है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो सिंधु सभ्यता के मिले अवशेषों में राजमहल, मंदिर एवं समाधि स्थल आदि नहीं मिले और सामाजिक कलाकृतियां ही उपलब्ध हुई हैं और जिससे उसमें समाज की कला की जो भव्यता ही दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता राज पोषित या धर्म पोषित न होकर क्या थी, समाज पोषित ही थी। अगला 9वां सवाल है, यशोधर बाबू को घर जल्दी लौटना पसंद नहीं था, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो यशोधर बाबू अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी छोटी बात में पिछले कई वर्षों से मतभेद होने लगा, इसलिए रोज है जो दफ्तर से लौटते हुए घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते हैं। उनके परिजन पाश्चात्य संस्कृति के पक्षधर एवं यशोधर बाबू है जो भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे। फिर है खंड से, जिसमें प्रश्न संख्या 10 से 13 के उत्तर जो हमें 60 से 80 शब्दों में लिखना है और 14 एवं 15 का जो उत्तर है वो 100 शब्दों में लिखना है। जिसमें 10वां सवाल है हमारा कि निराला जी की जो बादल राग कविता का उद्देश्य क्या है? वर्तमान सामाजिक परिवेश में इस रचना के प्रभाव का आंकलन कीजिए। अथवा में दिया गया है कि बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी क्या है,
टेढ़ी हो जाती है, कैसे इनका आंसर हमें करना है। तो हम यहाँ पर जो निराला जी की बादल राग कविता इसका आंसर हम देख लेते हैं। और बाकी जो पीडीएफ है वो हमारे आरबीएससी टेलीग्राम ग्रुप है, यानी आरबीएससी क्लास 6 to 12, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को प्राप्त करके आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर दिया गया है कि बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्रांतिकारी भावों से पूरित कविता है। इसमें कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। तो कवि ने इसमें बादलों को किसका माना है, तो क्रांति का प्रतीक माना है। किसका प्रतीक माना है, बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। कवि ने शोषित वर्ग के हित में बादलों का आह्वान किया है और क्रांति के प्रतीक बादलों की जो गर्जना है वो सुनकर पूंजीपति वर्ग है वो भयभीत हो जाता है, और जबकि कृषक वर्ग आशा भरे नेत्रों से देखता है। अतः समाज में शोषितों को उनका अधिकार दिलाने हेतु क्रांति की आवश्यकता है और शोषकों के प्रति व्यंजनापूर्ण भावों की अभिव्यक्ति कर आर्थिक विषमता मिटाने पर जोर दिया है। अगला हमारा सवाल है 11वां, सीरीज की तुलना गांधी जी से करते हुए स्पष्ट कीजिए कि सीरीज को अवधूत क्यों माना गया है। और अथवा में दिया गया है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो यहाँ पर हम जो सीरीज की तुलना है वो गांधी जी से करते हैं, तो ये आंसर है हम देख लेते हैं। तो लेखक ने गांधी जी और सीरीज को एक समान कठिनाइयों में जीने वाला खास व्यक्तित्व कहा है। सीरीज बैंकर लू में भी सरस फूलदार बना रहता है और गांधी जी चारों ओर छाए अग्निकांड और खून खच्चर के बीच भी आत्मबल के आधार पर सनई अहिंसक और उदार बने रहे। इस समानता के कारण लेखक ने गांधी जी और शिरीष दोनों को एक समान बताया है। लेखक ने शिरीष को अवधूत इसलिए माना है क्योंकि वह सन्यासी या तंत्र साधक की तरह होता है। शिरीष वृक्ष भी तपन, लू, शीत आदि सब सहन करता, इसलिए उसे अवधूत के समान है जो बताया गया है। तो अगला अथवा का आंसर है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। फिर है 12वां सवाल पूछा गया हमारा कि ग्रामीण परिवेश से आए लोग शहरी जीवन से किस तरह आकृष्ट होते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के पात्र यशोधर बाबू की पत्नी के चरित्र के आधार पर बताइए। अथवा में दिया गया है, जूझ आत्मकथात्मक अंश में युवक आनंद को जुझारू अर्थात संघर्षशील चित्रित किया गया, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं यशोधर बाबू वाली क्वेश्चन का आंसर। तो यशोधर बाबू की जो पत्नी है वो भी ग्रामीण परिवेश की थी और कम शिक्षित थी, फिर भी उनकी पत्नी की जो उनकी अपेक्षा है वो महानगर के जीवन से अर्थात आधुनिकता से पूर्ण प्रभावित थी। वे आधुनिक ढंग में रहना चाहती थी। वे अपनी बेटी के कहे अनुसार नए ढंग के कपड़े पहनना चाहती थी। उन्होंने होठों पर लाली, बालों पर खिजाब लगाना और ऊंची एड़ी की जो चप्पल है वो पहनना, सिर पर पल्लू न रखना प्रारंभ कर दिया, यानी पाश्चात्य संस्कृति की ओर वह ढलने लग गई और इस प्रकार वह ग्रामीण परिवेश को भूलकर शहरी जीवन की ओर आकृष्ट है जो होने लगी थी। अगला सवाल है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। या फिर अथवा के अंदर दिया है कि जूझ आत्मकथात्मक अंश की मूल संवेदना लिखिए। तो यहाँ पर जो हम आंसर देंगे पुरातत्व है, यह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई से मिली चीज़ों को वहाँ के अजायब घर में रखा गया है। वहाँ पर प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं पर हथियार कोई नहीं हैं। मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कभी नहीं मिले हैं जैसे कि किसी राजतंत्र में होते हैं। इस बात को लेकर पुरातत्वविदों का कहना है कि वहाँ पर कोई राजमहल या मंदिर नहीं है, राजाओं की समाधियाँ भी नहीं हैं। यदि वहाँ पर राजसत्ता का कोई केंद्र होता अर्थात शक्ति का शासन होता तो ये सब चीज़ें हैं जो वहाँ पर होती। वहाँ पर नरेश के सिर का जो मुकुट है वो मिला है और वह भी एकदम छोटा सा है, जिसका अर्थ निकाला जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में अनुशासन जरूर था परंतु ताकत के बल पर नहीं
था, अर्थात वहाँ राजसत्ता का कोई केंद्र नहीं था और सभी नागरिक जो स्वयं को अनुशासित थे और जो नगर योजना तो साफ सफाई जैसी सामाजिक राज व्यवस्था जो व्यवस्थाओं में एक रूपता थी। फिर 14 नंबर सवाल है हमारा कि भारत में किसानों की दुर्व्यवस्था विषय पर एक फीचर लिखिए या फिर जो घटते संयुक्त परिवार बढ़ते खतरे विषय पर एक लेख लिखिए। तो हम यहाँ पर भारत में किसानों के जो दुर्व्यवस्था है जो फीचर लिखना ये देख लेते हैं। तो भारत में किसानों की दुर्व्यवस्था, हाथों में कुदाली फावड़ा दुबला पतला उदास निराशाग्रस्त और खेत की मेड़ पर भूत सा खड़ा यही किसान जिसका साहूकार जमींदार अनाज के व्यापारी एवं भूमाफिया शोषण उत्पीड़न करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं और अवसर है वो बाढ़ फसली रोग आदि जिसके जीवन को हताशा से आक्रांत करते हैं। तब सब और जो निराश किसान है जो आत्महत्या को विवश हो जाता है। किसानों की दुरावस्था का समाधान किसी के पास नहीं, कर्ज पर कर्ज की मार और सरकारी गैर सरकारी स्तर पर पनप रहा भ्रष्टाचार किसान को इतना व्यथित कर देता है कि वह आत्महत्या करने का ही जो अंतिम उपाय मानता है। इस तरह किसानों की जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है। अगला हमारा सवाल है कवि कुंवर नारायण अथवा धर्मवीर भारती के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व परिचय दीजिए। तो यहाँ पर दो जो कवि परिचय है वो पूछा गया है, इनमें से किसी दोनों में से एक का जो कवि परिचय है वो करना है। तो यहाँ पर तीसरा शतक के प्रमुख कवियों में अपना नाम दर्ज कराने वाले कवि कुंवर नारायण का जो जन्म है वो 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था और अंग्रेजी में एमए करने के पश्चात उन्होंने कई देशों की यात्राएं की। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं और इनकी जो प्रमुख रचनाओं में यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है और सहज सौंदर्य भी। चक्रव्यूह परिवेश हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों ये जो इनके काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है और आकारों के आसपास यानी ये कहानी संग्रह है और आज से पहले ये जो समीक्षा है मेरे साक्षात्कार ये सामान्य आदि जो व्यवसाय व्यास समान लोहिया समान प्रेमचंद तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा कबीर सम्मान जैसे अनगिनत जो पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित कवि का जो जीवन सदैव सृजन कर्म में लगा रहा और इनका जो निधन है वो 2017 में हुआ। और धर्मवीर भारती जन्म है इनका इलाहाबाद नगर में सन 1926 ईस्वी में हुआ और वहीं से उच्च शिक्षा प्राप्त कर ये स्वावलंबी बने और इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्ति स्वतंत्र मानवीय संकट तथा रोमानी चेतना को अभिव्यक्ति दी है और इन्हें पद्मश्री व्यास सम्मान एवं साहित्य जगत के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भारती जी का जो निधन है वो 1997 में हुआ और इनकी जो प्रमुख रचना हैं जिसमें कनुप्रिया 7 गीत वर्ष ठंडा लोहा काव्य संग्रह ये और सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता यह उपन्यास अंधा युग गीति नाट्य मुर्दों का गांव चांद और टूटे हुए लोग बंदी गली आखिरी मकान यह जो इनके कहानी संग्रह और ठेले पर हिमालय कहनी अनकहनी पश्यंती मानव मूल्य और साहित्य निबंध संग्रह हैं। ये थे हमारे धर्मवीर भारती का जीवन परिचय। अगला 16वां सवाल है वो है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या से रिलेटिव है, हमें व्याख्या करनी। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है यानी कविता का जो पार्ट दिया गया है तो व्याख्या के अंदर शब्द से पहले हमें करना प्रसंग फिर करनी व्याख्या और फिर उससे विषय से जुड़ा। और 17वां सवाल है वो है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन है वो पद्यांश की व्याख्या करना है और 17 नंबर क्वेश्चन है जो गद्यांश की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर यह पैराग्राफ दिया गया है इसकी व्याख्या करना जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो जो
पहले, यानी इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष होने को आए हैं, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज हैं। तो इसका हम जो वाक्य है वो देख लेते हैं। यानी जो इसका पहले हमें लिखना है प्रसंग। प्रसंग के अंदर क्या लिखना है कि प्रस्तुत जो पद्यांश या गद्यांश जो हमारे धर्मवीर भारती द्वारा लिखित संस्करण से लिया गया, यानी जो पाठ जिस पाठ से लिया गया उससे रिलेटिव इसके अंदर लिखना है। और इस प्रसंग में लेखक ने मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति पर चोट करते हुए देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया है। तो पाठ का नाम और कवि का जो मैं यहाँ पर नाम लिख करके मात्र 2 लाइनों के अंदर ही जो प्रसंग है वो लिखना है। फिर इसके बाद व्याख्या करना है। व्याख्या के अंदर जो कवि क्या बता रहा है, ये तो जो गद्यांश है वो तो सरल है इसकी व्याख्या करना तो, और जो पद्यांश भाग है उसकी थोड़ी टफ है, तो उसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि कैसे जो उनकी व्याख्या है वो अपनी पासबुक से या फिर जो ये मॉडल पेपर हैं इनकी जो महत्वपूर्ण व्याख्या हैं वो सभी आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उसके बाद विशेष करना है, और विशेष में जो गद्यांश या पद्यांश से जो जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ पर हमें लिखने हैं, यानी व्याकरणिक जो भाषा हैं वही लिखनी है। उसके बाद जो हमारा 18वां सवाल है कि स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग रवि कुमार मानते हुए राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु एक अर्थशास्त्रीय जो पत्र है उसका प्रारूप लिखना है। और अथवा में दिया गया नगर पालिका के खैगे की ओर से एक विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें नगर पालिका क्षेत्र में घूमने वाले आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की गई हो। तो ये जो 18 क्वेश्चन है आपका, जिसमें अर्थशास्त्र की पत्र और जो निविदा है उससे रिलेटिव जो क्वेश्चन है वो आएगा। तो यहाँ पर आप अर्थशास्त्र के पत्र को तैयार कर लीजिएगा, यानी अथवा में आएगा तो आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो जो अर्थशास्त्र के पत्र है वो किस प्रकार से लिखना है, तो ऐसे लिखना है पत्र क्रमांक जो आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हो, फिर एक कोने में जो दिनांक है वो लिखना है, फिर जो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया जैसे इसमें दिया गया कि रवि कुमार शासन सचिव राजस्थान जयपुर, तो ये यहाँ पर लिख देना है। फिर है प्रिय श्री संस्था प्रधान जी, राजस्थान के सरकारी विद्यालय शिक्षा के आधारभूत केंद्र हैं और इनमें शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी अत्यधिक मात्रा में अध्ययन करते हैं। अतः विद्यालय में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए विषयाध्यापकों की जो नियुक्ति रिक्त पदों पर समायोजन द्वारा शिक्षण प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहन संबद्ध कार्य योजना एवं शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार समस्त गतिविधियां जो संचालित करना। पिछड़े विद्यार्थियों पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी। आशा है कि आप इस विषय पर विचार विमर्श करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देंगे। धन्यवाद। और बहुधीय हस्ताक्षर जो आप नाम यहाँ पर आपका स्वयं का लिखना नहीं है, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया वही यहाँ पर आपको नाम लिखना है। फिर है विज्ञप्ति लिखना है, तो विज्ञप्ति इस प्रकार से लिखना है। फिर हमारा 19वां सवाल है जो है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखनी जिसकी शब्द सीमा है वो 300 शब्द हैं। तो यहाँ पर 4 आपको निबंध दिए गए, इनमें से आपको एक पर निबंध लिखना है। जैसे कैशलेस अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण सकारात्मक कदम, मोबाइल फ़ोन छात्र के लिए वरदान या अभिशाप, और राजस्थान और पर्यटन की संभावनाएं, और मानवता के लिए चुनौती कन्या भ्रूण हत्या। तो कैशलेस अर्थव्यवस्था यानी चुनौतीपूर्ण सकारात्मक जो कदम है वो यहाँ पर इसकी जो दिया गया है सोल्व किया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट है वो हम अलग से वीडियो बना करके आपको बता देंगे। तो ये था हमारा मॉडल पेपर 4 हिंदी अनिवार्य का। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो बाकी के जो मॉडल पेपर है वो जल्दी आपके ये वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप सभी है जो लगातार हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन ज़रूर करिएगा ताकि आपको आपकी एग्ज़ाम के अंदर बहुत जो फ़ायदा है वो होने वाला है। और अगर आप पॉलिटिकल और हिस्ट्री में 12th में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे OR-JAT ऐप पर मात्र 75 रुपये के अंदर आपको संपूर्ण जो सिलेबस है वो उपलब्ध है। तो जल्दी से ऐप इंस्टॉल करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो, और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों मिलते हैं और ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।